नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ आलोक। बीते 2 महीनों से किसान आंदोलन जारी है, जिसका हल अभी तक नहीं निकला है। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों के आंदोलन में जहां चाक चौबंद सुरक्षा की तेजी दिखाई दे रही है, वहीं संसद में भी किसानों की लड़ाई शुरू हो गई। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के दौरान पुलिस को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। अब 6 फरवरी को किसानों ने देश भर में चक्का जाम करने की बात कही है। ऐसे में अब पुलिस को चिंता है कि फिर से 26 जनवरी जैसा माहौल ना बन जाए, और यही कारण है कि पुलिस अलग अलग तरह की व्यवस्था करती नजर आ रही है। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने किसानों की मांग पर चर्चा के लिए जमकर नारेबाजी की, सरकार विरोधी नारे लगाए और कृषि कानून वापस लेने की आवाज उठाई, लेकिन चर्चा नहीं की गई। हंगामा होता रहा और 3 बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब सदन शुरू हुआ तो फिर जय जवान जय किसान के नारे लगने लगे। हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा और बीते दिनों सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल के बाद से ही किसानों के आंदोलन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए। दिल्ली यूपी का गाजीपुर बॉर्डर अब किसान आंदोलन का नया केंद्र बन गया, जहां राकेश टिकैत की अगुवाई में हजारों की संख्या में किसान जुट गए। यहां पर किसानों की संख्या बढ़ रही है तो पुलिस की ओर से भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी है। यहां सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए और सड़कों पर कीलें भी लगाई गई, ताकि अगर किसान प्रदर्शनकारी फिर से ट्रैक्टर दिल्ली में लाना चाहें तो वो ना लाने पाए। क्या आंदोलन की आड़ में सियासत भी तेज हो गई है? ऐसे तमाम सवालों के बीच बड़ी बात यही है कि आखिर इस बढ़ती महंगाई पर काबू कैसे पाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो जब हम बढ़ती महंगाई की बात कर रहे हैं तो सवाल तमाम सारे हैं। जल्दी से वो सवाल अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या तेल की कीमतों के पीछे राज्य सरकारों के राजस्व का भी खेल है? आखिर क्यों तेल के बढ़ते दामों पर लगाम नहीं लग पा रही है? क्या सब्जियों के दाम बढ़ने के बीच बिचौलियों का खेल है? सवाल ये भी है, घरेलू सिलेंडर के बढ़ते दामों की आखिर क्या वजह है? क्या यूपी सरकार के आने वाले बजट से अब राहत मिलेगी? ये तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है और लिक्विड पेट्रोलियम गैस के दामों में किस तरीके से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम, और जाहिर सी बात है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो रोजमर्रा की चीजें भी जो जरूरत की हैं वो भी बढ़ेंगी। यानी कि पूरी तरीके से एक जो सिस्टम है पूरी तरीके से वो प्रभावित होगा। तो एलपीजी गैस के आसमान छू रहे हैं दाम, और नए आदेश के तहत रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। तो तमाम सारे सवाल हैं। जल्दी से आए हुए मेहमानों से पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। आलोक जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ वंशराज दुबे जी, आप पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। वंशराज जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ बीजेपी नेता कमर अली जी भी हमारे साथ हैं। कमर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जावेद अहमद प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इन तमाम सवालों को हम बात करें, मैं सबसे पहले कमर अली जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि सवाल आपसे ही है और जवाब भी आप ही के देना है और जिम्मेदारी भी आपकी है। पेट्रोल डीजल के भाव अब तक के सर्वोच्च स्तर पर आ गए हैं और आज से ही एलपीजी पेट्रोल सिलेंडर के भाव 50 रुपए बढ़ चुके हैं। जानकारी है कुछ नहीं? कि अगर जानकारी है तो क्या कुछ इंतजाम कर रही है सरकार? कमर जी। आलोक जी, थोड़ा सा पीछे चलना होगा। जब भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन करते थी पेट्रोल और रसोई गैस को लेकर, तो हमने अनुरोध किया कि देखिए इस तरह कोई कानून ना बनाइए जिससे कि आम शहरी को मुश्किलों परेशानियों का सामना करना पड़े। लेकिन कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने, सेकंड ने बात नहीं मानी और मार्केट के हवाले रेट को कर दिया। और सबसे पहला जो इन्होंने कहा कि नहीं हम सब्सिडी आपको देंगे,
1 जून 2013 को सबसे पहली सब्सिडी लोगों के खाते में गई। हमने बराबर कहा कि आप सब्सिडी का झोलमोल मत करिए, ऐसा कोई कानून न बनाइए जो आवाम को मुश्किल हो, उसको सामना करना पड़े। ये मार्केट के हवाले डीजल कर गए, पेट्रोल कर गए, रसोई गैस कर गए, सीएनजी कर गए, सारी चीजें मार्केट के हवाले कर गए और ये कानून बनाने गए। अगर आज हम कानून को बदलने की कोशिश करेंगे तो ये खड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ इनका दिखावा है। सरकार में आप बैठे हैं, योजनाएं आप बना रहे हैं, सारी वैट की आप बात करते हैं, जीएसटी की आप बात करते हैं, ठीकरा विपक्ष पर फोड़ते हैं, कैसे कोई यकीन करेगा बताइए अमर जी? मैं कानून की बात कर रहा हूं, मैं लिखा पढ़ी की बात कर रहा हूं। हाँ, ये कानून बना के गए हैं, लोकसभा में फिर से हम कानून लाएंगे, फिर से नौटंकी करेंगे। आप बताइए, आवाम की बात, ये कानून बना के गए, बात तो कानून पे होती है, ये प्राइवेट सेक्टर को दे के गए हैं। इस बात की तो आप बात करिए कम से कम। कौन से कानून की आप बात कर रहे हैं? आप मैं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की अगर बात करें तो वैट को लेकर राज्य सरकारें बहुत सारी सब्सिडी दे सकती हैं, राहत पहुंचा सकती हैं। इस पर बात करेंगे कि नहीं कमर जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बहुत अच्छी बात आपने करी, ये भी आपने बहुत अच्छी बात करी। इसके बारे में अगर बात करते हैं, बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट जो माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे गंभीर है। बिल्कुल एक मीटिंग होने वाली है इसके बारे में, जितनी ज्यादा हो सकती है सहूलियत उतनी ज्यादा हम देंगे और ये हमारा वादा है। आलोक जी, मैं आपको बता दूं, इस पे बाकायदा विचार विमर्श चल रहा है कि जो मार्केट के रेट इन्हें हवाले कर रहे हैं, बहुत गलत काम करके गए हैं। और हमारा बात मार्केट के रेट जावेद जी, क्या पूरी तरीके से पिछली सरकारें दोषी है इसके लिए क्या? देखिए, हर चीज का आरोप का जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे लगाती है और ये नहीं बताती कि बहुमत आपके पास है, सत्ता का संचालन आप कर रहे हैं, जीएसटी आपने लागू की और पेट्रोलियम पदार्थों पर भारी भरकम जीएसटी लगाने का काम आपने किया। अगर कांग्रेस का बनाया कोई कानून अगर वो जन विरोधी था तो आपने जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं कि हमने 1500 कानून रद्द कर दिए, तो इस कानून को भी रद्द कर दे, किसने रोका है? लेकिन आप तो पूरी तरीके से हर चीज का आरोप कांग्रेस पर जड़ दें। लेकिन आपने जो कहा था महंगाई की मार पेट्रोलियम पदार्थों के साथ, आप जब 350 रुपए का सिलेंडर था, 392 रुपए का था, 400 रुपए का था, तब आप सिलेंडर सर पर रखकर बैलगाड़ी से प्रदर्शन करते थे। आज आपके वो नेता कहां है? आज वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि 800 रुपए पार कर गया सिलेंडर और सब्सिडी भी आपने खत्म कर दी आम जनता की और उसके बाद ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ेंगे। आपने तो 2017 के चुनाव में कहा था, उत्तर प्रदेश में जो संकल्प पत्र घोषित किया था कि हम लहसुन, प्याज और आलू को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। आज तक आप उस पर एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। जब सीजन होता है तो किसान की उपज की जो है किस तरीके से लूट होती है। वंशराज जी, आप लोग किस तरीके से विपक्ष में और आप लोग किस तरीके से मामला उठा रहे हैं, जरा वंशराज जी की भी बात सुनेंगे जी। देखिए आलोक जी, एक मूवी आई थी, आप जानते होंगे, पीपली लाइव मूवी थी, जिसका एक बड़ा मशहूर गाना था कि सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डैम खाए जाते हैं। आज हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में स्थिति यही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग और इनके जुड़े जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनके पीछे इनका हाथ है, आज एक तरीके से जमकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। सरकार की चुनावी रैलियां का प्रबंधन करते हैं, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं देते हैं और उसका भुगतान देश की, उत्तर प्रदेश की जनता को करना पड़ता है। आप सोचिए कि हिंदुस्तान, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा पेट्रोल पंप नहीं रहा होगा या इवन कह लीजिए कि हिंदुस्तान का नहीं रहा होगा जहां आदरणीय मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, डीजल हो गया इतने का पार, अब की बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश और देश के तमाम करोड़ों जो आम जनमानस है उसको एक तरीके से मूर्ख बनाया गया। लगातार कुप्रबंधन के कारण, इनकी गलत नीतियों के कारण आज देश उसका भुगतान कर रहा है और मुझे लगता है समय आ गया है। इसका गलत था और अब आगे किस तरीके से अब लोगों को राहत मिलेगी? आलोक जी, आपने राजनीतिक दलों की बात सुनी, अब डीजल के भाव अब तक के सर्वोच्च स्तर पर जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी को किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, वो भी कोरोना काल में जब किस तरीके से विपरीत परिस्थितियां हैं। आज से एलपीजी सिलेंडर के भाव भी 50 रुपए बढ़ चुके हैं। तो सवाल ये कि अब सरकार को किस तरीके का रास्ता अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए राहत के लिए? आलोक जी, देखिए, पिछले वर्ष 2020 की बात करें तो
पूरा वर्ष ही जो है बहुत बेकार गया, ये कह सकते हैं कोरोना काल के चलते। खासकर मध्यम वर्ग के लिए जो रोजी रोटी की बात करते थे, उनका कोई व्यवसाय पूरा ठप रहा। तो उस 2021 के शुरुआत में जिस तरह से पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम या रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा असर तो उन्हीं मध्यम वर्ग पे पड़ रहा है जिनका जो व्यवसाय थे। ठीक, सरकारी नौकरी पेशा वालों पर उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो व्यापारी थे या व्यवसायी थे या मध्यम वर्गीय थे, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। और सरकार को इस पे विचार करना चाहिए कि पिछले साल से जिसका 2 रुपए की जिसकी इनकम नहीं हो पाई, उससे इस साल इतना कष्टकारी शुरुआत होगी, तो सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। और जो उनके द्वारा अगर मैसेज दिया जाए तो जो राज्य सरकारें चाहें तो उस पे काफी छूट दे सकती हैं। जी बिल्कुल, यही मैंने कहा कि कमर जी से कि राज्य सरकारें चाहें तो बहुत हद तक छूट दे सकती हैं। तो राज्य सरकार अब क्या कुछ कदम उठाने जा रही ताकि फौरी तौर पर लोगों को कम से कम इस बढ़ती महंगाई से राहत तो मिले? कमर जी, कल कैबिनेट बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई फैसला लेंगे जी। और हमेशा हमारे यहाँ ये रहा है कि आवाम की बात हुई, और जैसे भी महंगाई की बात कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि अब कांग्रेस उसको छोड़ के गई है। कानून बनाने में क्या जावेद भाई हमें इनकी कांग्रेस पार्टी साथ देगी क्या अगर हम इस तरह का कोई कानून लाएंगे जी? इस तरह से कमर्शियल हर चीज को कर गए हैं, महंगाई तो भी नहीं करना चाहिए। होने लगी क्या? यूपीए के समय की जब महंगाई थी तब आप लोग कैसे जमकर प्रदर्शन करते थे? अब एनडीए के समय की महंगाई अलग है, यूपीए के समय की महंगाई अलग है क्या कमर जी? आलोक जी, आपको हर में खामियाजा उसी का भुगतना पड़ा जब कानून बना के गए हैं। जब मार्केट के हवाले करे, खामियाजा आपको हमें भुगतना पड़ रहा है, हिंदुस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। जब हम सिलेंडर रख के घर के सर के ऊपर प्रदर्शन करते थे, जब हम बैलगाड़ी जिक्र कर रहे, बिल्कुल हमने बात कही, हम बिल्कुल करते थे और आज भी आवाम के साथ हैं। यही हमने कहा था कि हमने धरना प्रदर्शन इसी वजह से किया था कि आप इस सेक्टर को जो है कमर्शियल मत करिए। इन्होंने कर दिया, कुछ उद्योगपति को देके चले गई है, तो देके कौन किया? उद्योगपति की ये बात करते हैं, मैंने तो आपको तारीख भी गिनवा दी। उद्योगपतियों की बात कौन करता है, कौन साथ दे रहा है, ये भी शायद कहने की बात नहीं है। चलिए ठीक है, कमर जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और साथ ही साथ अर्थशास्त्र के जानकार हैं। पवन धवन जी हमारे साथ जुड़े, अर्थशास्त्री। पवन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, मैं बहुत देर से जब सरकार से इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश कर रहा था, बढ़ती महंगाई पर मैंने 50 रुपए बढ़ चुके हैं, एलपीजी सिलेंडर के दाम, प्याज और सब्जियां भी आम आदमी की थाली से दूर होने लगी है, तो लगातार मुझे इस सवाल का जवाब यह मिल रहा था कि पिछली सरकारें, कांग्रेस की सरकारें जो किस तरीके से जो नीतियां योजनाएं बना करके गई हैं, जो कानून बना के गई हैं, उसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ रहा है और सरकार के साथ साथ आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। अब जरा मैं इसकी पेचीदगियों को जानूंगा और समझूंगा जरा आपसे जी। देखिए, ऑयल प्राइसेस का फिक्सेशन हमारे देश में जिस आधार पे होता आया है, पहले यूपीए की सरकार में ये ऑयल प्राइसेस सब्सिडाइज्ड होती थी, उसमें एक अच्छा राजस्व की भाग जो है ऑयल प्राइसेस की सब्सिडी में जाता था। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ही एक कानून बनाया था और अच्छा कानून है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो जैसा ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि वो काला कानून था, तो नहीं, काला कानून नहीं था। डीरेगुलेट किया उन्होंने ऑयल प्राइसेस को और उस डीरेगुलेशन से एक उन्होंने एक निर्धारित सीमा, समय सीमा उसकी निर्धारित की कि हम इस फेज्ड मैनर में अपने ऑयल के प्राइसेस को, ऑयल प्रोडक्ट प्राइसेस को डीरेगुलेट करेंगे। और वो 2014 में मोदी की सरकार आने के बाद भी वो डीरेगुलेशन का प्रोसेस चलता रहा और हम लोगों ने देखा कि एक समय के बाद 2016 के आसपास हमारे ऑयल प्रोडक्ट्स जो मार्केट में बिकते हैं, गैस हो चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, वो बिना सब्सिडी के बिक रहे हैं। तो ये तो एक पृष्ठभूमि हुई। अब इसका प्राइसेस का निर्धारण कैसे होता है और क्या होता है, ये इसके लिए आप देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस दिन प्रतिदिन उतार या चढ़ाव उनका होता रहता है। मई 2020 से पहले कोरोना काल के दौरान में ऑयल, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक समय पे ऐसा आया था जब वो निगेटिव में चले गए थे। उन प्राइसेस, उन क्रूड ऑयल का कोई लिवाल नहीं था और जिसके पास था वो भी कह रहा था कि हमसे पैसे भी लो और तेल भी ले जाओ। खैर, उस दौरान क्रूड ऑयल के प्राइसेस $20 के आसपास स्टेबलाइज हुए। तब केंद्र की सरकार ने, चूंकि कोरोना काल में उसको अपना राजस्व चाहिए था, लेकिन जीएसटी और इनकम टैक्स
और तमाम जो उनके साधन थे टैक्स रेवेन्यू लेने के वो खत्म हो चुके थे, तो उन्होंने 10 रुपए पेट्रोल पर और 13 रुपए डीजल पर मई 2020 में ये दाम बढ़ाए थे। और उस वक्त क्रूड ऑयल 20 से $30 पर बैरल चल रहा था। आज की हम बात करें तो वो क्रूड ऑयल जो है $60 पर बैरल कल शाम था, आज शाम ये $63 पर बैरल है। तो ये लगातार ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ रही है। जैसे हम अपने देश में भी देखा, पर कहा जाता है डिमांड और सप्लाई में अगर सामंजस्य नहीं, तभी ये चीजें तो कहीं ना कहीं हो रही हैं। जी मैं आपसे कुछ और भी चीजों को जानूंगा, लेकिन जावेद जी, जिस तरीके से आपने देखा कि पवन जी ने किस तरीके से तकनीकी चीजों को समझाया, लेकिन लगातार बार बार ये कि पिछली सरकारें, तो फिर अब आप लोग किस तरीके से जवाब देंगे? और बड़ी बात ये है कि आप लोग तो विरोध की तस्वीर भी देख चुके हैं, जब आप लोगों की सरकार थी तो ये सरकार किस तरीके से विरोध करे, तो आप लोग क्यों पीछे, आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे जनता की आवाज बनकर? नहीं आलोक जी, देखिए निश्चित रूप से पवन जी ने जिस तरीके से परिभाषित किया है वो देखिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है और वो किस तरीके से गलत साबित हुआ। जिस समय यूपीए की सरकार थी उस समय इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम पदार्थ 150 रुपए प्रति बैरल से भी अधिक था, और उसके बाद भी सब्सिडी देके यूपीए गवर्नमेंट आम जनमानस को राहत देने का काम कर रही थी। पवन जी निष्पक्ष है, अर्थशास्त्री है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया और ये पूरा देश जान रहा है कि किस तरीके से सब्सिडी को किन कारणों से खत्म किया गया है। वो कारण चूंकि सरकार की मानसिकता जन कल्याण की नहीं है। लोकतंत्र में जो सरकारें होती हैं वो जन कल्याण के लिए काम करती हैं, और सरकार ने जन कल्याण से अपना रिश्ता पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। कांग्रेस लगातार जो भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पर कहीं ना कहीं सवाल हम जरूर खड़ा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये जनता से जुड़े मुद्दों का ही तो मामला था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी पर 55 मुकदमे लगे। आप तो इस सवाल का जवाब और दे दीजिए कि सब्सिडी खत्म किसने की थी? किसकी सरकार के कार्यकाल में सब्सिडी खत्म की गई थी? जावेद जी, सब्सिडी किसने खत्म की? सब्सिडी तो ये एनडीए गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद समाप्त की। उसके पहले तो लगातार यूपीए गवर्नमेंट में आम जनमानस को सब्सिडी मिलती रही है। आज का कितने पैसे सब्सिडी दे रहे हैं? रुपए नहीं, पैसे में बता दे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की कितने पैसे। कमर जी, जो जिस सब्सिडी की बात की जा रही है, सवाल यही है, लोग इसलिए भी सवाल कर रहे हैं, मुझसे भी लोग ये सवाल करते हैं कि पहले 250 रुपए तक आती थी, अब 15 रुपए आ रही सब्सिडी, इसकी भी क्या जरूरत है? ये भी खत्म कर दी जाए। कमर जी, नहीं ये तो गलत चीज है। 15 रुपए कहां आ रही है आलोक जी? जी 153 रुपए से लेकर 291 रुपए तक आ रही है सब्सिडी। जी पहले आती थी। अब ये अरे कमर भाई कभी आती थी, नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ कमर जी, सब्सिडी पे अपनी बात रख रहे हैं, लोग ध्यान से सुन रहे हैं, जिनको सब्सिडी आती है वो लोग ध्यान से सुन रहे हैं। अभी यार शास्त्री महोदय ने कहा कि भाई कांग्रेसी से करके गई थी, आवाम को लूट के गई थी, आवाम साथ छल करके गई थी, ये भी तो बात शामिल कर लीजिए उसके अंदर। और शास्त्री ने कहा है आपने हलवा खा लिया, आपने कहा भाई ये तो सही कह रहे हैं। अरे आपने बाजार के हवाले क्यों किया था? ये भी तो अर्थशास्त्री से आप जवाब दें। देखिए कोई चीज आवाम से जुड़ी होती है तो उसको बाजार के हवाले। अब राजनीतिक दल लगता है जवाब नहीं देंगे। आलोक जी, ये राजनीतिक दल, आलोक जी के पास आ रहा हूं। आलोक जी, राजनीतिक दल कोई हलवा की बात कर रहा है, कोई पूड़ी की बात कर रहा है, लेकिन इनको आम जनता उसको सेकने के लिए गैस सिलेंडर चाहिए, वो सबसे महंगा होता जा रहा है। राजनीतिक दल हलवा पूड़ी की बात कर रहे हैं, ये भी बड़ी एक विडंबना है। ये देश का दुर्भाग्य कहेंगे आलोक जी कि जब आम पब्लिक की बात हो रही है, आम पब्लिक जिस महंगाई से जूझ रही है, भाजपा सब कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है, कांग्रेस भाजपा की ओर। अरे आप सरकार में हैं, आप निर्णय लीजिए, आपको पब्लिक को राहत देनी है, कांग्रेस से क्या लेना देना आपको? भाई जो आप निर्णय लेंगे उससे आम पब्लिक को फायदा होगा। आप जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, तो आप जनता के हित के लिए बात करिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, मैंने इधर पिछले कुछ महीने में लखनऊ में मैंने एक सर्वे किया, मैंने पेट्रोल पंपों पर जाके पूछा, 99% लोग आज की डेट में पेट्रोल के दाम नहीं जानते कि कितना हो गया है 1 लीटर का। कारण है, पहले जब कम था तो लोग 1 लीटर 2 लीटर भराते थे, आज की डेट में 100, 200, 500 राउंड फिगर में भराते हैं।
10% ऐसे होंगे जो कहते होंगे 2 लीटर मेरे में पेट्रोल डाल दीजिए या 5 लीटर डीजल डाल दीजिए। तो जिस तरह से दाम पेट्रोल डीजल के बढ़ते जा रहे हैं, 100 के पार हो रहे हैं, अगर यही स्थिति रही हमको लगता है गैस के दाम भी 1000 पे पहुंच जाएगा राउंड फिगर में एकदम। तो सरकार को जरूर इस पर मंथन करना चाहिए, क्योंकि सरकार आम पब्लिक से, आम जनता की नुमाइंदगी करती है, विपक्ष की नुमाइंदगी नहीं करती है। ये किसी के ऊपर कहना कि कानून उन्होंने बनाया है, सरकार आपके पास है, सत्ता आपके पास है, आप उस कानून में संशोधन करिए। कानून में संशोधन करने की बात हो रही है वंशराज जी, और सरकारों की जिम्मेदारी होती है, सरकार को वाकई में मंथन करने की जरूरत है। और अगर सरकारें नहीं कर रही हैं तो विपक्ष का फिर क्या अहम रोल है? देखिए आलोक जी, मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान में एक तो पहले तो कोरोना संकट ने पूरी आर्थिक गतिविधियों को तबाह कर दिया और ऊपर से महंगाई की मार। इस समय क्या था कि सरकार को अपना एक व्यवस्थित रूप से एक व्यवस्था बनाकर जनता को लाभ पहुंचाने का कोई काम करना चाहिए था, लेकिन आपने देखा कि 10 दिन में 75 रुपए से ज्यादा एलपीजी का दाम बढ़ जाता है। और अभी तमाम तरीके की सब्सिडी की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ महोदय जी बैठे हैं, एक 500 कुछ रुपए सिलेंडर था तो 199 रुपए के आसपास उस समय सब्सिडी मिलती थी, और आज का हालत यह है कि 769 रुपए सिलेंडर हो गया है और सब्सिडी मात्र 37 रुपए मिल रही है। तो जिस तरीके से झूठ का पुलिंदा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण बड़े बड़े मंचों से करते हैं और सीना ठोक के झूठ बोलते हैं, आंखों में आंख डाल के झूठ बोलते हैं, जनता इनके तमाम तरीके के जो बहकावे उससे निकल चुकी है। लेकिन सरकार तो वंशराज जी कह रही है कि 150 रुपए सब्सिडी मिल रही, जब हमने कहा 30 रुपए मिलती है तो माना नहीं। नहीं मानेंगे, मैं कहता रहा हूं, ये मानेंगे नहीं भाई। सरेआम झूठ बोलने वाले लोग हैं। आप देखिए आज भी पेट्रोल पंप में चेहरा चमकता है मोदी जी का कि बहुत हुआ पेट्रोल का मार और ये हो गई महंगाई ऐसी की तैसी हो गई। तो इस तरीके का जो इनका भाषण है, जनता समझ चुकी है कि बहुत बड़े जुमलेबाज लोग हैं और अब इनको एक तरीके से व्यवस्थित करने का ये जनता जो तैयार है। जी कमर जी, आपने सुना कि ये हमने खाली नहीं कहा, आपने कहा 150 रुपए आ रही, 37 रुपए आ रही है आज की तारीख में सब्सिडी, जो पहले 250 रुपए से भी ज्यादा की आया करती थी। एक समय था, ये एक समय की बात है, और अब ये इस समय की बात मैं कर रहा हूं। सिर्फ 2 माह की बात ऐसी हुई, अगर आप जोड़ेंगे तो 2 माह की बात, ओनली 2 माह की बात। हम लोग कबूल करने वाले लोग, झूठ तो तमाम लोग बोलते, कानून बना के गए वो भी झूठ बोल रहे हैं। ये नहीं जोड़ते हैं। उज्ज्वला गैस योजना अपनी वालदाओं को, बहनों को हमने फ्री दिया है, पूरी किट पूरा सेंटर बर्बाद फ्री दिया है, जिसपे हमारी माँ बहनें आज की तारीख में जो है आराम से पका रही। 4 महीने हमने फ्री दिया उज्ज्वला गैस योजना, ठीक है। तो उसका कोरोना काल में आदत लगवा दी, उसके बाद 500 रुपए 500 रुपए को ठीक तो जाइए आलोक जी, 500 रुपए अपनी वालदाओं को, बहनों को हमने अकाउंट में डाले हैं। तमाम उनकी जरूरतें थी कोरोना काल में, वो भी हमने किया है, फ्री दिया। 4 महीने हमने गैस सिलेंडर फ्री दिया, उनको किट भी हमने फ्री दी, सारी चीज। देखिए आवाम के लिए बराबर हम काम कर रहे हैं। वही गैस सिलेंडर है इसका भारत सरकार ने हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करी है। ये तो कोई इनके पास स्कीम ही नहीं, तो ये तो खुद ही लूट के गए हैं, दूसरे की बात करते हैं। आपने आवाम को फ्री क्या दिया? हमने सिरा ठोक के हम कहते हैं आवाम गैस योजना हमने जिस तरह चलाई, उज्ज्वला गैस योजना, जनधन योजना, वालदाओं बहनों दिया, 4-4 महीने गरीबों को हमने राशन भी फ्री दिया है। चलिए आलोक जी, ये जो फ्री का फंडा है ना, इससे चुनाव जीता जा सकता है, लोगों को राहत नहीं पहुंचाई जा सकती, लेकिन आप कितनी कब तक फ्री देंगे? यही तो काम दिल्ली में हुआ जी। दिल्ली में भी तो बिजली फ्री, पानी फ्री, तो फिर दिक्कत क्या है? वहां जब फ्री हो रहा तो यहाँ पे भी लगा दीजिए, पानी फ्री, बिजली फ्री। मेन चीज फ्री की व्यवस्था अलग चीज है, मेन जो महंगाई बढ़ रही है, आपको उस महंगाई पे चर्चा करनी होगी। आम जनता को कैसे राहत मिले इस पे विचार करना होगा, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। ये मत भूलिए कि हम आरोप लगा देंगे, पब्लिक जब परेशान होगी तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ता है। तो ये विचार अवश्य करें कि कैसे, चूंकि पेट्रोल, डीजल, रसोई, ये ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, इससे घर की रसोई से लेके बहुत बड़ा बजट गड़बड़ाता है। और बिल्कुल बजट गड़बड़ाता है तो सारी चीजें, पूरी चीजें गड़बड़ाती है। पवन धवन जी, अब पेट्रोल और डीजल की वजह से सारी की सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, आम जो डिलीवरी की चीजें, वो सारी अब महंगी होंगी। सीधी सी बात है कि अगली डिबेट भी लगता है मुझे महंगाई पर ही रखनी पड़ेगी। देखिए आलोक जी, अभी शायद ऐसी स्थिति आती नहीं दिख रही है जो आंकड़े बता रहे हैं। जनवरी का जो रिटेल इन्फ्लेशन की फिगर आई है वो 4.06% की आई है, और हमारे वित्त मंत्री जी ने जब अपना बजट 1 फरवरी को पेश किया था, और उससे पहले जो आरबीआई के जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं उसमें उन्होंने 4.5% की एक अनुमानित दर पूरे साल के लिए रखी हुई है कि 4.5% की अनुमानित दर जो है एक अच्छी रेंज
है जिसमें गवर्नमेंट एक और विकास के काम कर सकती है। तो जनवरी में ये एवरेज दर जो है 4.06% की आई है। और मुझको तो मैं आज जो ये पेट्रोल प्राइस हाइक पे आपके चैनल से पहले भी एक चैनल का निमंत्रण मिला, तब मुझको एहसास हुआ कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। जी जी। और आज भी आप किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, किसी भी वहां चले जाइए, आपको उसी ढंग से पेट्रोल की लाइन लगती मिलेगी। और सर एक चीज और मैं आपसे जरा समझूंगा, जो थोड़ा सा राजनीति से अलग है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों की जब हम बात करते हैं तो विदेशी मुद्रा दरों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर हर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है, जैसा कि हम लोग मोटे मोटे तौर पर जाते हैं। पर इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। तो इसमें राज्य सरकारें अपनी तरफ से किस तरीके से राहत दे सकती हैं? हाँ देखिए, ऐसा है जैसे मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार ने मई 2020 में जब क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो गए तो एक प्रिंसिपल होता है टैक्सेशन का, प्राइस फिक्सेशन का, व्हाट ट्रैफिक कैन बियर। आप अपनी जेब से कितना दे सकते हैं वो निर्धारित करता है प्राइस। तो सरकार ने उस वक्त ये देखा कि भले हमको क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है, लेकिन चूंकि पब्लिक इसको बियर कर सकती है, तो उन्होंने 10 रुपए और 13 रुपए की एक टैक्सेस में इजाफा किया था मई 2020 में। इस साल जब उन्होंने ये बजट पेश किया तो ये उम्मीद मैं भी लगा रहा था कि शायद अब सरकार इस 10 रुपए और 13 रुपए की रिलीफ जनता को दे देगी, लेकिन इस रिलीफ को उन्होंने बहुत बखूबी से कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चरल सेस के रूप में। तो अब ये पैसा एग्रीकल्चरल सेस के रूप में जा रहा है। तो आप ये देखिए कि अभी भी जो केंद्र सरकार का टैक्सेशन है और जो राज्य सरकार का टैक्सेशन है, ये डबल टैक्सेशन जो है कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को स्पर्ट करता है। और एक बहुत बड़ी डिमांड चलती आ रही है हम लोग अर्थशास्त्रियों के स्तर से भी, इकोनॉमिस्ट जो हैं उनके स्तर से, और साथ साथ तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं कि आप अपने इस पेट्रोल और डीजल के प्राइस फिक्सेशन को आप जीएसटी के दायरे में लाइए, ताकि वो एक स्पष्ट फॉर्मूला, स्पष्ट टैक्सेशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेनिफिट्स के माध्यम से ये अगर क्रूड ऑयल, ये पेट्रोल और डीजल जो हैं अगर जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे तो जनता को इससे राहत अवश्य मिलेगी। बिल्कुल, ये मैंने इसीलिए खास सवाल आपसे किया और इस सीधे सवाल का जवाब मैं कमर जी के पास आऊंगा। कमर जी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के लगातार कई बार विरोध प्रदर्शन हुआ, विपक्ष ने भी अपनी बात रखी, एक्सपर्ट्स ने भी अपनी बात रखी, बुद्धिजीवी ने भी रखी कि जीएसटी को भी आप इसमें दायरे में लाइए। आखिर इसके पीछे क्या सरकार की मंशा है? इससे तो यही जाहिर होता है कि आम जनता को आप राहत नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आलोक जी, आप कहेंगे पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ, जब हमने कहा, इन्होंने मेरी बात को नहीं माना कानून के, कांग्रेस हमारा लोकसभा में राज्यसभा में साथ देगी कानून को खत्म करने के लिए। पहली चीज तो इनको आगे बढ़ के आना चाहिए कि हम आवाम के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उसके साथ उस काले कानून को खत्म करने के लिए साथ देंगे जिस कानून को हमने खत्म किया था। आए बढ़ के माननीय प्रधानमंत्री जी उसका खैर मकदम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, मैं भी खरीदता हूं, आप भी खरीदते हैं, मैं खैर मकदम करता हूं, आप भी खैर मकदम करिए। कांग्रेस आगे तो आए, कम से कम कांग्रेस आगे नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस हमको क्यों भुगतना पड़ रहा है? आप 150 रुपए में खरीदिए ना। जब मार्केट देखिए, मार्केट के हवाले करके गए, उसका सुधार की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार आह्वान किया है कि आइए बैठिए, हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन इनके ऐसा आते ही बातचीत करने के लिए बैठते नहीं हैं आलोक जी। ये भी तो बात को अगर और से आप देखेंगे। अच्छा जावेद जी, ये आरोप लगता है कि आप लोग एक मंच पर बात नहीं करते हैं और भुगतना आम जनता को पड़ता है। ठीक है, आप लोग किस तरीके से बात उठाते हैं? भाई चलिए सुनिए, जावेद जी की भी सुनेंगे जरा। ठीक है, बराबर आप लोगों पर ये आरोप लगते हैं। हाँ आलोक जी, हम एक मंच पे नहीं मिलते। लोकतंत्र को तो एक पहिए पे चलाने का जो है टेंडर भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। ये जब अपने सांसद और विधायक से ये सरकार संवाद करने की स्थिति में नहीं है, ये अपने सहयोगी दलों से संवाद नहीं करती है, तो ये विपक्षी दल या कांग्रेस से कहां संवाद करेगी? आज तक इनके अंदर इतनी सहिष्णुता ही नहीं है। ये असहिष्णु लोग हैं, तानाशाह लोग हैं, अहंकारी लोग हैं। ये केवल बात करते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। इनके अंदर
रंच मात्र भी सहिष्णुता नहीं है। ये बता दें कि इनके विधायक क्यों नाराज घूम रहे हैं, इनके सहयोगी ये आपका दर्द बोल रहा है, गुस्सा बोल रहा है। नड्डा जी को ठेकेदारी दे देना अपनी पार्टी को रिवाइव करने की। देखिए अभी नहीं, हम नहीं, क्यों देते हम क्यों देते? क्या हम परजीवी लोग हैं जो नड्डा को दे दे या चड्ढा को दे दे या आरएसएस को दे दे? कांग्रेस देश का एक आपके ऐतिहासिक आंदोलन से उपजा हुआ दल है जी। तो अच्छा ये बताइए फिर आम जनता के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? दल तो बहुत पुराना है ना, लेकिन आप लोग अब क्या कर रहे हैं विपक्ष के तौर पर? आलोक जी कौन सड़क पे संघर्ष कर रहा है उत्तर प्रदेश में? देखा ना आपने? आप पिछले 1 वर्ष से देख रहे हैं जनता के उत्पीड़न के खिलाफ कौन सड़कों पे उतर रहा है? जो देशव्यापी सवाल है। मैं आज ही की बात कर रहा हूं। आज समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोला आज किस तरीके से बढ़ती कीमतों पर, आप लोगों ने क्या किया? हम लोग भी लगे हुए हैं लगातार। वो आज बोल रहे हैं, हम लगातार बोल रहे हैं। हम लगातार सड़क से लेकर सदन तक बोल रहे हैं। कहां पर किसी समस्या को की हमने अनदेखी की है? ठीक है, आप लोग भी बोल रहे हैं पर आपकी आवाज क्यों उसी दबी नजर आ रही है? कमर जी, जब विपक्ष हल्ला बोल रहा है तो फिर आप लोग फिर आवाज क्यों नहीं सुन रहे हैं? भाई कैसे सुनेगी अब सरकार, ये बताइए। आम जनता की नहीं सुन रही है, विपक्ष की नहीं सुन रही है, तो कैसे राहत मिलेगी? रात के लिए क्या प्लान है बताइए। हमने आइएगा, बात कीजिए, प्लेटफॉर्म पे बैठिए। कहां कौन सी किसकी बात कर रहे हैं? ये घर ही धरना प्रदर्शन कर लेते, घर ही मीटिंगें कर लेते। जैसे प्रियंका गांधी जी कभी नाव चली जाती है, कभी किसी मंदिर चली जाती हैं, क्या उस तरह से आप कर रहे हैं? आइए बात करिए लोकसभा में, राज्यसभा में। क्यों नहीं बात करेंगे आप? बैठक होती है, उसमें बात करिए आके। क्यों नहीं बात करेंगे आप? आइए काले कानून आम जनता ने आपको वोट देकर के जिताया है ना, आम जनता की आप सुनिए। और ऐसी अगर बातचीत से सुनिए कमल जी, मेरी बात सुनिए। अगर ऐसे ही बातचीत निकल आती तो बातचीत से समझौता हो जाता, तो किसानों को 11 दौर से ज्यादा की वार्ता हो चुकी है। समझ रहे हैं ना? बात नहीं करते हैं, ये तो 6-6 महीने बात नहीं करते किसानों से। आप क्या बात कर रहे हैं लोग? 6-6 महीने 2013 में नहीं तो आप विपक्ष से क्या मंत्रणा करेंगे? विपक्ष से क्या मंत्रणा करेंगे? आप पहले राहत दीजिए जो आप फौरी तौर पर राहत दे सकते हैं। फौरी तौर पर राहत हमेशा हमने दी है। कोरोना काल में भी हमने 4-4 महीने सिलेंडर गरीब भाइयों को फ्री दिया, अनाज फ्री दिया हमने। वालदाओं में 500 रुपए। चलिए, आप पार्टी भी बैठी हो यहाँ पर, आप पार्टी विपक्ष के तौर पर किस तरीके से अब रखेगी बात अपनी? वंशराज जी, मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए जरिए। देखिए, आम आदमी पार्टी अपने स्तर पे जो भी है, सरकार की एक गलत नीतियों का हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के महोदय यहाँ पे बैठ के, मैं आपको बताऊं आज उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अगर हम लोग सड़क पे उतरते हैं तो 188 कोविड में मुकदमा दर्ज हो जाता है, 151 में चालान हो जाता है। मतलब छोटे से छोटे ज्ञापन कार्यक्रम में अगर अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोई भी राजनीतिक दल करता है तो उसके ऊपर भी ये सरकार मुकदमा करने पे तुली हुई होती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तरीके से लोकतंत्र को कमजोर करने की बात है। दूसरी चीज, आपकी जो जिम्मेदारी थी इस समय जब लगभग 30 से 40% महंगाई बढ़ चुकी है, इलाज से लेकर यात्रा से लेकर हर कुछ महंगा हो चुका है, खाद्य सामग्री लगातार महंगी होती जा रही है, सरकार के पास एक सुनियोजित तरीका होना चाहिए था कि किस तरीके से इस पर कंट्रोल किया जाता। लेकिन सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के साथ में उनको व्यवस्थाएं देने में, उनको सुविधाएं देने में लगी हुई है। राजा जी मस्ती में है और जनता जो है बस्ती में है। तो ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश और पूरे देश में चल रही है। तो ये आलोक जी, फिर ये व्यवस्था फिर ऐसे चलती रहेगी क्या? नहीं, सरकार को विचार तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब इस तरह से हुआ, एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ महंगाई, तो पब्लिक तो बहुत परेशान हो रही है। तो उसके लिए सरकार को विचार करना पड़ेगा। और सरकार अपने जो नहीं जहां उनकी है प्रदेशों में, लेकिन जहां उनकी अपने भाजपा की सरकारें हैं वहां तो सरकार ये निर्णय कर सकती है, कुछ तो राहत दे सकती है जनता को। तो इस पे विचार तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल विचार करना पड़ेगा। पवन धवन जी, जब हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, चलिए, और हमने ये सवाल भी पूछ लिया बीजेपी से कि जब राज्य सरकारें, तो लेकिन कौन सा छत्तीसगढ़ में भी तो जहां पर कांग्रेस की सरकार, वहां पे पेट्रोल के दाम कौन से कम है? राजस्थान में सबसे ज्यादा, राजस्थान में सबसे ज्यादा है वहां पर। तो वहां की सरकारें क्या कर रहे हैं? अगर ये सरकारी मामला है तो फिर ये तो कांग्रेस के लिए भी सवाल बनता है। लेकिन मैं पहले जरा तकनीकी पक्ष इसका पवन सर आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, देखिए, ये पेट्रोल जो आज बहस हो रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम के बढ़े होने पे और इन्फ्लेशन की मूल्य वृद्धि की इस वजह से त्राहिमाम होने की, तो ऐसा कुछ आभास हमको चैनल में बैठ के ही हो रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। देखिए,
सरकार को ये इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल के प्राइस के वेरिएशंस तो इसी तरह चलते रहेंगे डिमांड और सप्लाई के आधार पर। और ये भी स्पष्ट है कि अब सरकारें जो हैं कहीं ना कहीं जो सब्सिडी पैटर्न था पेट्रोल प्राइस के फिक्सेशन का वो खत्म हो चुका है और उस पर वापस नहीं आना है। तो अब बैलेंसिंग एक्ट केवल और केवल स्टेट और सेंट्रल के द्वारा लगाए गए टैक्सेस ही इसको डिसाइड करेंगे कि क्या मूल्य निर्धारण होगा। तो राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को इस पे अपना निर्णय लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो आज हम लोग पब्लिक में इसका रोष नहीं देख रहे हैं उसका कारण क्या है। देखिए, जो पेट्रोल और डीजल के जो उत्पाद हैं उसके हमारे पास अल्टरनेट क्या है। केंद्र सरकार की स्कीम्स मैंने देखी हैं कि वो उनके अल्टरनेट्स को डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, जैसे कि अब रिसेंट आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो जैसे जैसे हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल कम होगा हमारी देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अब ये राजनीतिक शब्द नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को फोकस ये करना है कि हमारी दिनचर्या में भी हम ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि इंपोर्ट बेस्ड हैं अगर हम उसको कम करेंगे तो ये महंगाई, पेट्रोल का दाम, डीजल कुछ भी होगा, हमारी जिंदगी में उसका इंपैक्ट कम से कम होगा। अब सीधे तौर पर अब आम जनता को भी एक विकल्प जरूर सोचना होगा, क्योंकि सरकार भी अब इसी पर काम कर रही है। एक सवाल अब मैं जिम्मेदारी से अब जरा बहुत आरोप प्रत्यारोप के बीच अब कमर जी से सबसे पहला सवाल मैं कि अब आने वाले बजट की बात करें तो यूपी सरकार किस तरीके से राहत पहुंचा सकती है इस बजट के जरिए? क्या कुछ प्लान है? देश की जनता भी जानना चाहती है। देखिए, आप जानते हैं जो भी आज तक बजट बने हैं अवाम के लिए बने हैं और अवाम के लिए हम काम कर रहे हैं। जिस तरह से उज्ज्वला गैस योजना पे हमने काम किया, जिस तरह पे जनधन पे हमने काम किया, गरीबों को राशन के लिए काम किया, हम बराबर काम कर रहे हैं और गरीब भाइयों के लिए काम कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास है और लगातार चल रहा है। नहीं, प्रदेश बजट की बात रही तो आलोक जी उसमें भी आवाम को राहत वाला बजट होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं जो गरीब व्यक्ति है, डेली कमाने खाने वाला है, उसको हम राहत दे सकें। क्योंकि जो लोग अपने आप जो सब्सिडी जो लोगों ने छोड़ी थी उनके भी धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पे। देखिए, बहुत लोग योगदान भी अपना दे रहे हैं। रही बात अभी आम पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने दिल्ली सरकार में कितनी राहत दी है उनको ये बताना चाहिए। जावेद भाई को कांग्रेस सरकारें रही, उनकी राज सरकारें, उनको बताना चाहिए क्या राहत दी है। देखिए, छलावा करना इनकी आदत है, ये झूठ बोलना इनकी आदत है, ये छलने से बाज नहीं आते हैं। ना अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कांग्रेस सरकारों ने क्या करी, अरविंद केजरीवाल जी ने आवाम के लिए क्या किया। दोहरी आप कसम खाइए कि आपने पेट्रोल पंपों पे पोस्टर नहीं लगवाया था। हम झूठ बोल रहे हैं तो आपने क्या कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार। आप खाइए कसम मोदी जी की, आप मोदी जी की कसम खाइए कि प्रदेश सरकारें क्या छूट दे रही है। आलोक जी इनको बताना चाहिए, चैनल में बैठ के जिम्मेदार चैनल बनाना चाहिए। ये चैनल में बताते नहीं है आपको, ठीक है बात रखिए अपनी। चैनल बताना नहीं चाहते हैं कि आम पार्टी सरकार कितनी राहत दे रही, कांग्रेस की कितनी दे रही। छलावा मत करिए हिंदुस्तान की आवाम के साथ। हम तो उज्ज्वला गैस योजना उसको दे रहे हैं, गरीबों को राशन फ्री दे रहे हैं, माँ बहनों को जनधन योजना पैसा हम दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं, इसको उपलब्धि अपनी आप बताइए। अपनी उपलब्धि आप नहीं बता पाएंगे, आपके पास उपलब्धि है ही नहीं। जी वंशराज जी, ये बार बार ये क्यों आरोप लग रहा है कि आप लोगों के पास तो कोई उपलब्धि नहीं, सब कुछ करा इसी सरकार ने करा है? देखिए, आज तक इतनी निकम्मी सरकार इस देश की जनता ने नहीं देखी। ये सरकार का एक तरीके से आप समझिए बड़प्पन है कि पहली बार हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से, जो मुझे तक अभी तक याद होगा, कि पेट्रोल और डीजल का दाम शतक मार दिया, मतलब शतक पार कर गया। और हमारे कामों पर अरविंद केजरीवाल जी के कामों की आप समीक्षा करने बैठेंगे माननीय प्रवक्ता जी, तो सुबह से शाम हो जाएगी, आप काम नहीं गिना पाएंगे और न काम आप समीक्षा कर पाएंगे। सुनिए आप पहले, सुनिए पहले भाई, अरे सुनिए, बता दीजिए मेरे भाई यार, अरे उपलब्धि बता दीजिए ना। मैंने किस कार्यक्रम के बारे में उपलब्धि आप जानना चाहते हैं? जो भी दिल्ली सरकार केंद्र में है, देश की कौन सी ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने शिक्षा के नाम पे अच्छा काम किया हो, स्वास्थ्य के नाम पे अच्छा काम किया हो, बिजली पानी के नाम पे अच्छा काम किया हो? अरे आपका मुख्यमंत्री हवाई जहाज खरीदता है खुद के लिए और दिल्ली का मुख्यमंत्री वहां की माताओं बहनों के लिए सरकारी बसों की यात्रा मुक्त करता है। आप काम का कंपैरिजन मत करिए, आप अपने पूंजीपति मित्रों का साथ दीजिए। देश की जनता आपको राजनीति से बेदखल करने के लिए बहुत तैयार है। देश की
एजेंडा तैयार है और चलिए बात हम महंगाई की कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक कल्पना है कि राजनीतिक दल देखिए क्या बातें कर रहे हैं। जब हम महंगाई को काबू में करने की बातें कर रहे हैं और अंबानी की बात हो रही है। पवन धवन जी, कुल मिलाकर के बात इस पर होनी चाहिए कि आने वाले बजट को किस तरीके से राहत पहुंचाई जा सकती है, क्या कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं, ना कि अमीरों की बात होनी चाहिए। बात इस पर फोकस होना चाहिए, क्यों पवन जी? नहीं देखिए हमारे मित्र जिस ढंग से बात कह रहे हैं, देखिए एक तो तेज आवाज में आप अपनी बात को साबित नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है। और आपके अपने एजेंडा हैं, बीजेपी के अपने एजेंडा हैं, सबके अपने अपने एजेंडा हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने एजेंडा पे काम करती है। मुझको लगता है कि अगर उनको कुछ करना ही है तो जाएं, जनता के बीच में जाएं। यहाँ स्टूडियो में बैठ के शायद जनता नहीं जागेगी, जाएं जनता के बीच में जाएं। और जिस ढंग से बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार और 100 रुपए पार, वो जनता को उसका एहसास कराएं। आज की तारीख में जनता को उसका एहसास नहीं है। दूसरी चीज जो आपने पूछी कि स्टेट बजट आने वाला है, देखिए बहुत रिफॉर्म्स हो रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, और इस टेक्नोलॉजी का जिस ढंग से उपयोग दोनों सरकारें कर रही हैं और पूरे देश की सरकारें कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे रेवेन्यूज में उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है। तो जैसे कि जो हमारे स्टेट के राजस्व हैं उसमें एक तो आपके लिकर से एक्साइज ड्यूटी है, उसमें हमने ये देखा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में तकरीबन 75 से 100% का इजाफा हुआ है। इसी तरह माइनिंग एक्टिविटी से जो लीज रेंट्स आ रहे हैं उसमें भयंकर इजाफा हुआ है। तो सरकार के पास अब कोरोना काल के बाद एक ये मौका है जब, और इलेक्शन ईयर भी है, अब ये एक पूरा इलेक्शन ईयर है, तो मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार की भांति जन लुभावन योजनाओं को लाएगी और प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा जनता को भरपूर लाभ देने की मिलेगी। बिल्कुल आलोक जी, कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूर्णकालिक बजट भी और अंतिम बजट भी कहा जा रहा है, तो सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से राहत पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि केंद्रीय बजट के बाद ये कहा जा रहा था कि आम लोगों को बहुत कम राहत मिली, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं खास करके कोरोना वाला बजट कहा जा रहा है। कोरोना के बाद से हालात बदल चुके हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो बहुत हद तक बजट भी बदला नजर आ सकता है। जी बिल्कुल आलोक जी, बजट है, लोगों को उम्मीद है, जनता को उम्मीद है, लेकिन एक बात जो कही अभी अर्थशास्त्री महोदय ने बिल्कुल सच कहा कि पहले मुझे याद है कि जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो फ्रंट पेज पे खबर छपती थी कि आज पेट्रोल के दाम इतने बढ़े, लेकिन आज अब तो रोज ही बढ़ते रहते हैं, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रूटीन से प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो पेट्रोल डलाता है तो कहीं उसको लगता है कि यार इतना हो गया, तो ये जरूर है उसके जेब पे पड़ रहा है। तो सरकार चूंकि जनता की नुमाइंदगी करती है और आगे चुनाव भी उनको लड़ना है, राजनीतिक दल वो अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन जनता ही जनार्दन है, जनार्दन को खुश रखने के लिए उनको इसमें कुछ ना कुछ रियायत देनी ही पड़ेगी। जी विपक्ष के पास आ रहा हूं, कांग्रेस के पास जावेद जी, कुल मिलाकर के आप लोग अब किस तरीके की मांग कर रहे हैं, खास करके बजट के माध्यम से, और यूपी सरकार के सामने आप लोगों ने किस तरीके से अपना प्रपोजल रखा है? देखिए, ये प्रपोजल जब बजट पेश होगा, सत्र चलेगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के जो माननीय सदस्य विधानसभा है वो निश्चित रूप से रखेंगे, वो तैयारी चल भी रही है। और परसों हमारे यहाँ एक मीटिंग भी हुई इस संबंध में। लेकिन ये जो मामला है, अभी जो कहा गया कि सरकार ने आबकारी से इतना राजस्व और खनन से इतना राजस्व, जब सरकार बहुत अच्छा राजस्व कलेक्ट कर रही है तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं को पीपी मॉडल पे क्यों सौंपा जा रहा है? सरकार फिर क्या करेगी? आप प्राइमरी स्कूलों को जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को हाथ में देने के लिए, आप जो सैनिक स्कूल बनाने जा रहे हैं जिसकी आपने बात की है वो बजट में आएगा, उसको भी आप पीपी मॉडल पे बनाएंगे। जब सारे काम पीपी मॉडल पे होने हैं तो फिर भारत सरकार का क्या काम रह गया है? सरकार करेगी क्या? ये जो रेवेन्यू आ रहा है ये कहां जा रहा है?
जनता तो सड़कों पर चलने के लिए अब सड़कें भी बेचने ठीक है। जा रहे हैं। अब मैं इस राजनीति से अलग इस सवाल का जवाब जानना चाहूंगा। सर आ रहा हूं, आपने अपनी बात रखी जावेद जी, मैं जरा पवन सर के पास। पवन जी, अब हर चीज को चाहे वो रेलवे की बात करें या अन्य चीजों को पीपीई मॉडल पर किया जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि गुणवत्ता बढ़ेगी और जो पिछला जो सरकारी जो सिस्टम जो ढर्रा चला आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, यानी कि बेहतरी के लिए, ना कि राजनीति का सवाल है। नहीं, देखिए मेरे कमेंट को राजनीतिक रूप से बिल्कुल नहीं लीजिएगा जी, बिल्कुल। मैं जो पिछले 6 साल से 7 साल से देश में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, देश के सिस्टम्स में परिवर्तन हो रहा है, वो सिस्टम्स जो जैसा कि राजीव गांधी जी का ही कहना था कि 100 रुपए ऊपर से निकलते हैं और 15 रुपए नीचे जाते हैं, उसका उसी दौरान का एक दूसरा जुमला भी चलता था कि 100 रुपए जो है जनता टैक्स देती है और 15 रुपए ही सरकार के खाते में पहुंचते हैं, ऐसा भी रहा है। तो अब सरकार, मुझको लग रहा है कि जिस ढंग से नियमों में कड़ाई की जा रही है, नियम बनाए जा रहे हैं कि 100 रुपए जो सरकार खर्च कर रही है वो पूरे 100 रुपए जनता के पास डायरेक्ट पहुंचे, ये डीबीटी के माध्यम से और इसी तरीके से जो जनता पे 100 रुपए का अगर भार टैक्स के रूप में पड़ रहा है तो वो 100 रुपए सीधे सरकार के खाते में जमा हो। तो ये गैप जो तकरीबन 85 और 85 170 200 रुपए में 170 रुपए का जो राजस्व में बढ़ावा हो रहा है, वो बढ़ावा आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तमाम नई नई योजनाएं बन रही हैं, कितने एयरपोर्ट खुल रहे हैं, कितने नए पोर्ट आ रहे हैं, वो एक देश को एक नई दिशा में ले जाने का काम चल रहा है और इसका राजनीति से मेरे लिहाज से जब हम देश को नई दिशा ले जाने की बात करते हैं, लेकिन आम आदमी अभी भी बस महंगाई से परेशान है। कोरोना काल में हालात बदल चुके हैं। हाँ, जावेद जी अपनी बात रख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो किस सरकार के बल पर तो बढ़ नहीं रहा है। सरकार तो 100 साल के लिए दे रही है पूंजीपतियों को कि जाइए वसूली करिए। कहाँ जन कल्याण है? नए पोर्ट कहाँ बन रहे हैं? जो पोर्ट हमारे पुराने हैं उनको आप बेच रहे हैं। आपने सिंचाई के साधन जो वादा किया था वो सिंचाई के साधन आप संकुचित करते जा रहे हैं। रेल एयरपोर्ट बिक रहा है, बीपीसीएल बिक गया जो 8,000 करोड़ के। सर आपने सुना नहीं, जो चीजें परफॉर्म नहीं कर पा रही थी उनमें बदलाव की जरूरत भी सरकार ने कहीं ना कहीं महसूस की। किसान आप प्रधानमंत्री फसल बीमा हाँ, बस मैं अब आ रहा हूँ। सर आपने सुन लिया। एक फाइनल कमेंट में कुल मिलाकर के जी लेटेस्ट आज का सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए जल्दी से। ठीक है, पवन सर अपनी बात रखना चाह रहे हैं। कमल सर आ रहे हैं। फास्ट टैग के बारे में आप देखिए कि जो टैक्स वसूला जाता था और जो निकलने वाली गाड़ियां जितना टैक्स देती थी, उसका मैं चैलेंज कर सकता हूं कि फास्ट टैग से पहले 10% रेवेन्यू भी सरकार के खाते में नहीं जमा होता था। आज वो 100 रुपए का 100 रुपए पूरा सरकार के खाते में जमा होता है। का विरोध क्यों? कुल मिलाकर के कमर जी आ रहा हूं। जावेद जी, कमर जी एक फाइनल कमेंट में आपसे भी सब मेहमानों से कि बढ़ती महंगाई पर सरकार का क्या प्लान है और कब तक राहत की बयान बह सकती है, लोगों को राहत मिल सकती है, जनता जानना चाह रही है फाइनल कमेंट के तौर पर आपसे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसकी सराहना भी करी जा रही है। मुख्यमंत्री जी बजट आने वाला है, आवाम के लिए होगा। अभी एयरपोर्ट की बात करते हैं, जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और सारे एयरपोर्ट को हमने सही कर दिया है, चाहे रेलवे स्टेशन उसको भी हमने कर दिया है। हम लगातार आवाम के लिए काम कर रहे हैं। इनके पास ना कोई मुद्दा है, ना इनके पास कोई बताने की स्कीम है। आप ये सारी चीजें सरकार कर रही है। अरे पूंजीपति नहीं बेचते, पूंजीपति को तो गैस बेच के गए थे, पूंजीपति क्या बात करते हैं? सिलेंडर बेच के गए थे, पेट्रोल पंप बेच के गए थे, पूंजीपति कैसी बात कर रहे हैं? जानकारी नहीं है क्या आपको? आपको जानकारी नहीं है क्या? क्या आपको जानकारी हो? अरविंद केजरीवाल ने क्या सुविधा दी बताइए मुझे आप। पेट्रोल पे डीजल पे क्या सुविधा दी है? सुनिए, आपके पास चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं है। आपके पास 2 करोड़ जनता क्या फैसिलिटी 2 करोड़ की जनता को क्या दिया बताइए हमें आप। जब कोरोना काल हुआ था तो आनंद विहार में आपकी डीटीसी बसों ने यूपी बिहार के लोगों को छोड़ दिया था। 2 करोड़ कोरोना काल में नहीं संभाल पाए थे। मालूम आपको? डीटीसी बस है जब भर के कोरोना काल में बिहारी भाइयों को यूपी भाइयों को कहां पहुंचाएगा? आनंद विहार पहुंचाएगा।
2 करोड़ जनता संभाली नहीं, समझ रही है, पूरे हिंदुस्तान का ठेका लेने चल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अरे उन 2 करोड़ जनता को संभालिए। क्या टैक्स पे छूट दे रहे हैं, सिलेंडर पे क्या छूट दे रहे हैं, पेट्रोल पे क्या छूट दे रहे हैं, आप डीजल पे क्या छूट दे रहे हैं, बताइए ना। गैस सिलेंडर पे नहीं बता पाएंगे। सर जब आप चिल्लाने के लिए बैठते हैं, आपके पास में मॉडल पूछने के लिए स्कूलों में आज तब एक कुर्सी खाली रखी थी, कोई मंत्री पहुंचा नहीं था, फिर आप लोग कहेंगे वो बताएंगे, हम पूछेंगे। चलिए खैर मेरा ये मुद्दा नहीं, मैं तो महंगाई पर लेकर के बात कर रहा था। जल्दी से वंशराज जी आप भी फाइनल कमेंट जल्दी से। हाँ ठीक है, आ रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2000 अभी तमाम तरीके का आरोप लगा रहे हैं। 2012 के पहले दिल्ली में सरकारी स्कूल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए थे, सरकारी अस्पताल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए थे, इवन जितने सरकारी संस्थान थे सब में जबरदस्त भ्रष्टाचार होता था। लेकिन आम आदमी पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसको किसी प्राइवेट कंपनी को देने का काम नहीं किया, उस व्यवस्था को बदलने का काम किया। हमने सरकारी कर्मचारियों पर भरोसा जताया और एक नेक नीयत की साफ सरकार चलाने का काम किया। आज आप देखिए कि 200 यूनिट बिजली जनता को फ्री मिल रही है, उसके बावजूद तमाम तरीके की फ्री की सुविधाएं देने के बावजूद हमारा हर बार का बजट मुनाफे का बजट होता है। तो मुझे लगता है एक नेक नीयत की जरूरत है। दूसरी तरफ अगर आप सारी कंपनियों को अगर आप सारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में दे दोगे तो भैया जनता ने तो आपको चुना है, अंबानी और अडानी को तो चुना नहीं है, तो फिर आप सरकार चला रहे हैं। आलोक जी कुल मिलाकर के बात चाहे पीपीपी मॉडल की हो, प्राइवेटाइजेशन की हो या फिर सरकारी संस्थाओं की, आम जनता को नहीं चाहिए कि आप किसी भी मॉडल पे काम करिए, लेकिन एक ऐसा मॉडल जो आम जनता को राहत पहुंचाए। सीधी सी बात है, जनता को वही मॉडल पसंद है जिसमें जनता को राहत हो। महंगाई मॉडल जनता को पसंद नहीं है, जनता चाहती है कि उसमें सरकार राहत दे। जैसे कोरोना काल में सरकार ने घरों में गैस, उज्ज्वला गैस फ्री में दी, लोगों को राहत मिली, मकान मिले, राहत मिली। लेकिन ये महंगाई है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनता के दर्द को समझना पड़ेगा इन नेताओं को, चाहे कोई भी सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसको जनता के दर्द को समझना पड़ेगा। ये जो महंगाई है, दाम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, चूंकि इसका असर पेट्रोल डीजल का असर जो है आम चीजों में पड़ता है, ढुलाई महंगी हो जाती है, तो ये सब फर्क पड़ेगा, अभी नहीं पड़ेगा, कुछ दिन बाद उसका असर दिखता है। तो वो चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा और सरकारों को अपने स्तर से नहीं कर सकते केंद्र, तो प्रदेश सरकारें जो हैं वो अपने स्तर से जैसे पहले भी किया है कुछ राहत जनता को दे सकते। बिल्कुल पवन धवन जी, आज की डिबेट का फाइनल कमेंट। कुल मिलाकर के राज्य सरकारों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, जब जीएसटी की बात करते हैं, वैट की बात करते हैं, तो जो चीजें राज्य सरकारें कर सकती हैं, राहत पहुंचा सकती है और उनको फौरी तौर पर राहत पहुंचाने की जरूरत है, या यूं कहें कि कदम उठाने की जरूरत है हाल फिलहाल, ताकि कम से कम आम जनता को राहत मिल सके। नहीं, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, इसमें दोनों सरकारें अपना अपना हिस्सा ले लेती हैं, हिस्सा बांटती हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो मुझको लगता है कि अगर ये जीएसटी के रिजीम में आ जाए, जीएसटी के अंडर में आ जाए, तो उसके आने भर से ही जो है जनता को काफी राहत मिल जाएगी और सिंगल पॉइंट टैक्सेशन होने के से ये डबल टैक्सेशन खत्म हो जाएगा। जी चलिए, ये कुछ ऐसे उपाय वाकई में जिन पर कहीं ना कहीं सरकार को मंथन करने की जरूरत है, तभी शायद आम जनता को हम राहत की उम्मीद कर सकते हैं। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी आपका भी, वंशराज जी आपका भी, पवन जी आपका भी, कमर जी आपका भी, जावेद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल ये पेट्रोल डीजल के भाव अब तक के सर्वोच्च स्तर पर जा रहे हैं। आज से ही एलपीजी सिलेंडर के भाव 50 रुपए बढ़ चुके हैं। प्याज और सब्जियां भी आम आदमी की थाली से दूर जाने लगी। आज फिर पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी दर्ज हुई, 7वें दिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अंदाजा लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर आम जनता को फौरी राहत की जरूरत है। देखने वाली बात है कि सरकारें ऐसे में क्या कुछ कदम उठाती। नमस्कार।